एशियाई समुद्री सुरक्षा और रक्षा अर्थशास्त्र में इन दिनों एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे एक रक्षा समझौते ने दुनिया भर के कूटनीतिक विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये सिर्फ एक आम खबर नहीं है, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और भू राजनीति का एक बिल्कुल नया अध्याय है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5,800 करोड़ रुपए। वियतनाम के राष्ट्रपति की भारत यात्रा का मुख्य केंद्र बिंदु यही विशाल रक्षा समझौता है। और सच मानिए, ये सिर्फ एक व्यापारिक लेन देन नहीं है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो दशकों पुराने सामरिक संतुलन की नींव हिला सकता है। इतने बड़े पैमाने का ये रक्षा सौदा साफ बता रहा है कि एशिया में पर्दे के पीछे बहुत कुछ बदल रहा है। तो चलिए आज इस पूरे मुद्दे की तह तक जाते हैं। हम शुरुआत करेंगे भारत और वियतनाम के रक्षा समझौते से, फिर समझेंगे ब्रह्मोस की उस अचूक तकनीक को जो गेम चेंजर है। इसके बाद हम डीकोड करेंगे दक्षिण चीन सागर का रणनीतिक गणित, और अंत में देखेंगे कि कैसे विश्व पटल पर एक नया भारत उभर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत और वियतनाम के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते की, जो दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों के एक सफल दशक का जश्न भी है। अब ये समझौता यूं ही रातों रात नहीं हो गया। दरअसल दक्षिण चीन सागर में 9 लाइन को लेकर दशकों से भारी तनाव चल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि लाइन क्या है, तो ये मूल रूप से नक्शे पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जिसके जरिए चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना ऐतिहासिक दावा जताता है। वियतनाम के आर्थिक क्षेत्रों में लगातार होने वाली घुसपैठ और कृत्रिम द्वीपों के निर्माण ने वियतनाम की संप्रभुता के लिए सीधा खतरा पैदा कर दिया है, और इसी आक्रामकता ने वियतनाम को अपनी समुद्री सुरक्षा तुरंत और मजबूती से बढ़ाने पर मजबूर किया है। कूटनीति से आगे बढ़कर अब जरा उस तकनीक की बात करते हैं जो इस पूरे खेल के नियम बदलने वाली है। इस मिसाइल की खासियतें वाकई हैरान करने वाली हैं। मैक 2.8 की स्पीड का मतलब है कि ये मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज चलती है। एक दिलचस्प बात बताऊं, इसका नाम ब्रह्मोस भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस की मॉस्क्वा नदियों के नामों से मिलकर बना है। वियतनाम के लिए इसका शोर बेस्ड कोस्टल डिफेंस सिस्टम एकदम परफेक्ट है। इसके मोबाइल लॉन्चर्स को ट्रकों पर लादकर वियतनाम के घने जंगलों या पहाड़ी तटों पर बड़ी आसानी से छिपाया जा सकता है। और इसकी फायर एंड फॉरगेट तकनीक का तो कहना ही क्या, मतलब एक बार दागो और भूल जाओ, मिसाइल खुद अपना टारगेट खोज लेगी। लेकिन इसका सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र है इसकी सी स्किमिंग तकनीक। जरा कल्पना कीजिए एक सुपरसोनिक मिसाइल जो समुद्र की लहरों को छूते हुए सिर्फ 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। इस तकनीक के कारण दुश्मन के रडार इसे तब तक नहीं पकड़ पाते जब तक कि ये बिल्कुल सिर पर ना आ जाए, और जब तक दुश्मन के बेड़े को कुछ भी समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नौसेना के लक्ष्यों को भेदने के लिए इसे लगभग अजेय माना जाता है। हालांकि इस ताकतवर मिसाइल को वियतनाम को बेचना इतना सीधा काम नहीं था। ब्रह्मोस भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है, यानी इसे किसी तीसरे देश को निर्यात करने के लिए रूस की हरी झंडी चाहिए थी। अब पेंच ये है कि रूस के चीन के साथ भी बेहद करीबी संबंध हैं। इसके बावजूद इस एक्सपोर्ट के लिए रूस की मंजूरी मिलना भारत के लिए कूटनीतिक रूप से एक बहुत बड़ी और जटिल जीत है। ये साफ दिखाता है कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी स्वायत्ता बनाए रखने में कितना ज़्यादा सक्षम हो गया है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करके दक्षिण चीन सागर के क्षेत्रीय सामरिक नजरिए से देखते हैं। यहाँ असल में दो बिल्कुल अलग रणनीतियाँ आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या मोतियों की माला रणनीति। ये पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में बंदरगाह बनाकर भारत को घेरने की एक सोची समझी योजना है। और दूसरी तरफ है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। भारत घेराबंदी का जवाब घेराबंदी से देने के बजाय वियतनाम और फिलीपींस जैसे मित्र देशों को शक्तिशाली बनाने पर फोकस कर रहा है। भारत यहाँ एक आक्रामक ताकत नहीं, बल्कि एक सक्षम और भरोसेमंद भागीदार के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स इन तैनातियों को एक नए नजरिए से देख रहे हैं। ब्रह्मोस की एक रक्षात्मक दीवार। इसका सीधा सा अर्थ है कि यह मिसाइल सिस्टम विवादित समुद्री क्षेत्रों में एक अदृश्य बाड़ या एक सख्त रणनीतिक रुकावट का काम करता है। यह दीवार किसी भी संभावित नौसैनिक हमले को रोकने के लिए एक ऐसा खौफ पैदा करती है जो बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दे। और कूटनीति में असली रणनीतिक जीत यही होती है। तो ये सब तो हो गया सामरिक गणित, लेकिन इन सब का भारत के ग्लोबल इमेज पर क्या असर पड़ रहा है, चलिए इसे समझते हैं।
21,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक बड़ी संख्या नहीं है, बल्कि भारत के रक्षा निर्यात का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। सोचिए, जो देश दशकों तक दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों की लिस्ट में सबसे ऊपर रहता था, वो आज केवल अपनी ज़रूरतों तक सीमित नहीं है। भारत अब आत्मनिर्भरता के दौर से आगे बढ़कर पूरी दुनिया के लिए एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभा रहा है। ये एक ऐसा मैक्रो शिफ्ट है जिसे आज पूरी दुनिया बहुत ही गौर से देख रही है। और इस सिस्टम की ग्लोबल डिमांड कितनी तेजी से आसमान छू रही है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। फिलीपींस के साथ $375 मिलियन का सौदा तो पहले ही पक्का हो चुका है। इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों के साथ बातचीत बिल्कुल अंतिम चरण में है। और बात सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया तक सीमित नहीं है। मध्य पूर्व में सऊदी अरब और यूएई से लेकर दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और ब्राजील तक कई देश इस भारतीय तकनीक में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और भविष्य की संभावनाएं तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी हैं। ब्रह्मोस मिसाइल तो बस एक शुरुआत है। जल्द ही भारत अपने मित्र देशों को स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान और आकाश जैसी उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां भी निर्यात कर सकता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि भारत अब वैश्विक रक्षा बाजार में सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक प्रमुख और निर्णायक खिलाड़ी बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ जोड़कर देखें, तो ये एक खरीदार से निर्माता और अब एक वैश्विक निर्यातक बनने की एक अविश्वसनीय कहानी है। ये कूटनीति का एक बिल्कुल नया चेहरा है, जहां हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल केवल युद्ध लड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाने और एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपना भरोसा स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। यही कारण है कि यह सौदा सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। जाते जाते एक बड़ा सवाल जो आज हर सामरिक विशेषज्ञ के मन में है, क्या ये ब्रह्मोस कूटनीति 2026 तक एशिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल कर रख देगी? जिस तेजी से ये नए रक्षा समीकरण बन रहे हैं, ये सवाल आने वाले समय की भू राजनीति को तय करेगा। सोचने वाली बात है ना? क्या हम दुनिया में एक नई सामरिक धुरी के उदय के गवाह बन रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।